गगन, जीजा जी सुनिए। अचानक अपने लिए जीजा जी का संबोधन सुनकर विधुर गगन चौंक पड़ा। उसने मुड़कर देखा, रिया एक सुदर्शन युवक के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। चंडीगढ़ में उसके परिवार के साथ गगन और उसकी पत्नी ऋचा का दिन रात का उठना बैठना था। अरे साली साहिबा आप, अरे शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आपको कोई अता पता होता तो है नहीं, शादी में बुलाती, रिया ने शिकायत भरे स्वर में कहा। फिर युवक की ओर मुड़कर बोली, राजीव ये गगन जीजा जी हैं। मुझे मालूम है, जब पहली बार तुम्हारे घर में आया था तो एल्बम में इनकी कई तस्वीरें देखी थी। पापा ने बताया था कि ये कभी परिवार के ही सदस्य थे। मुंबई ट्रांसफर होने के बाद भी संपर्क रहा था, फिर पन के बाद न जाने कहाँ गायब हो गए। राजीव बीच में ही बोल उठा, ऋचा के निधन के बाद सोनू को अकेले संभालना मुश्किल था, इसलिए उसे देहरादून में एक हॉस्टल में डाल दिया। यहाँ से देहरादून नज़दीक है, इसलिए अपना ट्रांसफ़र भी यहीं करवा लिया। अक्सर आप लोगों से संपर्क करने की सोचता था, मगर व्यस्तता के चलते टाल जाता था। गगन ने जैसे सफाई दी, चलो रेस्तरां में बैठकर इम्तियान से बातें करते हैं। अकेले रहता हूँ इसलिए घर ही तो ले जा नहीं सकता, तो हमारे घर चलिए न जीजा जी, राजू ने आग्रह किया। तुम्हारे घर जाने पर वहाँ खाना बनने में देर लगेगी और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं रेस्तरां में खाना खाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। अब मुलाकात हो गई है तो घर आना जाना तो होता ही रहेगा। रेस्तरां में खाना ऑर्डर करने के बाद गगन ने रिया से उसके परिवार का हालचाल पूछा और फिर उसके बारे में राजू ने बताया कि एक फैक्ट्री में इंजीनियर है, नया प्लांट लगाने की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए बहुत व्यस्त हूँ। घर वालों से बहुत कहा था कि फिलहाल मेरे पास घर गृहस्थी के लिए बिल्कुल समय नहीं, अतः शादी स्थगित कर दे, मगर कोई माना ही नहीं। उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। बेचारी रिया को खैर आप मिल ही गए हैं तो मेरी चिंता दूर हो गई है। आप इसे संभालिए और अपनी नौकरी का समय देता हूँ। अगर मैं ये प्रोजेक्ट समय पर यानी अगले 2 महीने में सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सका तो मेरी ये नौकरी ही नहीं है, पूरा भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। जिया जी, राजीव ने बताया, दायित्व वाली नौकरी में तो ऐसे तनाव और दबाव ही रहते हैं। खैर अब साली साहिबा की फिक्र छोड़कर तुम अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो और फिलहाल खाने का मजा लो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। क्या आप रोज यही खाना खाते हैं? राजू ने पूछा। अक्सर सुबह नौकरी नाश्ता और साथ ले जाने के लिए लंच बना देती है, शाम को यहीं खा लेता हूँ। अब आप इधर उधर नहीं, हमारे जीजा जी रिया बुढ़िया खाना बनाती है। जीजा जी को मालूम है, मैंने ऋचा दीदी से ही तरह तरह का खाना बनाना सीखा है। रिया बोली, तब तो तुम्हें जीजा को क्या क्या पसंद है ये भी मालूम होगा। राजू ने पूछा तो रिया ने सहमति से सिर हिला दिया। तो फिर कल रात का डिनर जीजा जी का पसंद का बनेगा? राजू ने कहा। मना करिएगा जीजा जी को अपने घर का पता तो बताओ। रिया बोली, आपके पास व्हीकल ना जीजा जी? राजू ने पूछा। हाँ, मोटरसाइकिल है। तो फिर क्या, बताना, तुम घर ही दिखा दो, मैं यहाँ सीधा फैक्ट्री के लिए निकल जाता हूँ। तुम जीजा जी के साथ घर जाओ, मैं एक राउंड लगा कर आता हूँ, तब तक आप लोग बरसों की जमा हुई बातें कर लेना। कमाल के आदमी हो यार, कुछ देर पहले अजनबी के भरोसे बीबी को छोड़कर जा रहे हो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं जीजा जी? रिया के घर में आपकी भी वही इज्जत है जो संजीव जीजा जी की है। राजू ने उठते हुए कहा। गोपाल अभिभूत हो गया है। रंजीव बड़ी बहन काजल का पति था। मोटरसाइकिल पर रिया उससे सट कर बैठी। एक अरसे से नजदीके में स्पर्श से शरीर एक अजीब सी अनुभूति का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने ये एहसास झटका दिया। ऐसा सोचना और राजू रिया के परिवार के साथ विश्वासघात है। बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। राजू के लौटने के बाद वह चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। आप कल जरूर आना जीजा जी, राजीव ने याद दिलाया। कल नहीं, आज शाम को 12 बजे चुके हैं। बरखुरदार, वैसे भी शाम को मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी, इसलिए फिर कभी आऊँगा। देर सबेर में अपने यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता जीजा जी, और फिर देर तक काम करने के बाद घर का खाना बना ही खाना चाहिए। राजीव ने जोड़ा, लेकिन हल्का दावत वाला नहीं। गगन ने हथियार डाल दिए। हल्का यानी दाल चावल बना दूंगी, मगर आपको आना जरूर है। रिया थुमकी। शाम को जब गगन रिया के घर पहुंचा तो राहुल तब तक नहीं आया था। हो सकता है कि 10 मिनट में आ जाए, यह भी हो सकता है कि 10 मिनट बाद तक न आए। फोन कर देती हूँ कि आप आ गए हैं, रिया ने मोबाइल उठाते हुए कहा। ठीक है, मैं खाना पैक कर देती हूँ, आप ड्राइवर को आने के लिए कह दीजिए। कहकर रिया ने मोबाइल रख दिया। बोली, कहते हैं आने में देर हो जाएगी, ड्राइवर को खाना लाने भेज रहा है।
आप टीवी देखिए जीजा जी, अभी इनका टिफिन पैक कर आती हूँ। मुझे फोन दो, पूछता है। यहाँ शराफत है, मुझे घर बुलाकर खुद ऑफिस में खाना खा रहे हैं। गगन की बात सुनकर रिया ने नंबर मिलाकर मोबाइल उसे पकड़ा दिया। आप घर पर हैं इसलिए मैं समय पर घर का खाना खा लूंगा जीजा जी, वरना अकेली रिया के पास रह जाएगा। पर घर खाना लाने को भेज कर सकता है। आप मेरे रहने का परवाह मत करिए जीजा जी, बस आप फुर्सत मिले रिया को कंपनी दे दिया करिए। घर में वैसे भी महक थी जैसी कभी ऋचा की रसोई में आया करती थी। रिया डब्बा लेकर आई तो तभी घंटी बजी। लगता है ड्राइवर आ गया। गगन ने बढ़कर दरवाजा खोला तो रिया से डब्बा लेकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। खाने की खुशबू से मुझे भी भूख लगाई। रिया आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, अभी मैं खाना ला रही हूँ, कहकर रिया फुर्ती से मेज पर खाना रख दिया। राई और जीरे से बघारी अरहर की दाल, भुनवा आलू लौकी का रायता। आप परोसना शुरू करिए जीजा जी, उसके रसोई में कहा। गर्मा गर्म चपाती लेकर आती हूँ, तुम भी आओ। गगन ने चपातियां रखकर वापस जाती रिया से कहा, बस एक आपके लिए, एक और अपने लिए चपाती बनाकर अभी आई। मगर आप खाना ठंडा मत कीजिए, तुम्हें ये कैसे मालूम कि बस 2 ही चपातियां खाऊंगा? गगन ने रिया के आने के बाद पूछा। और आप भी मांग सकता हूँ, सवाल ही नहीं उठता। चावल के साथ आप 2 से ज्यादा चपातियां नहीं खाते और अरहर की दाल के साथ चावल खाने का मोह भी नहीं छोड़ सकते। मुझे सब पता है जीजा जी, रिया ने कुछ इस अंदाज से कहा कि गगन सिहर उठा। वाकई उसकी पसंद के बारे में रिया को पता था। खाने में बिल्कुल वही स्वाद था जैसे ऋचा बनाया खाना करती थी। ऋचा की तरह तरह रिया ने अनुभूति भी चौक में थी। गगन ने कहना चाहा कि ऋचा के जाने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि खाना खाया हूँ। रोज तो जैसे जीने के लिए पेट भरता हूँ, पर जीना तो खैर ही है सोनू के लिए, पर कह ना पाया। टीवी देखेंगे जीजा जी? तो रिया ने मेरा खाना खाने के थोड़ी देर बाद टीवी देखने की आदत का भी पता था। सोच गगन बोला, अभी तो घर जाऊंगा, सारी साहिबा स्वाद में ज्यादा खा लिया, अतः नींद आ रही है। हालांकि खाते ही चल पड़ना शिष्टाचार के विरुद्ध है, लेकिन न जाने क्यों उससे भी ज्यादा ठहरना मुमकिन नहीं समझा। आप अपनी नियति खुराक से कभी ज्यादा खाते हैं जीजा जी, मगर नींद आने वाली बात मानती हूँ। कल भी आधी रात तक रोके रखा था हमने आपको, तो फिर आज आने की इजाजत है, इस शर्त पर कि कल फिर आएंगे। कल तो हेड ऑफिस यानी मुंबई जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? 2 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आकर फोन करूंगा। फोन क्या करना, स्टेशन ही सीधे आ जाइएगा। सफर के आने के बाद पेट भर का खाना खाकर आप कुछ देर सोते हैं और फिर ऑफिस आते हैं। आप बिना संकोच आ जाना, मैं हमेशा घर पर ही रहती हूँ। गन्नू जीजा जी। गगन चौंक पड़ा। फिर ऋचा ने उसे गन्नू कहते हुए रिया को कैसे मालूम कि, लेकिन प्रत्यक्ष रूप की बात है, अनसुना कहकर वह विदा कर ले गया। घर आकर इस बारे में सोचता रहा कि ऋचा कभी कुंवारी रिया अपने पति के बारे में बात करने वाली है। उसका और रिया का परिवार एक सरकारी आवासीय कॉलोनी के मकान पे ऊपर नीचे रहता था। सोनू तो ज्यादातर रिया की मम्मी के पास ही रहता था। ऋचा भी उसके ऑफिस जाने के बाद नीचे चली जाती और जिस रोज रिया के पापा उस ऑफिस के लौटने के पहले आ जाते तो उसे अपने पास बरामदे में बैठा लेते। यही बैठ जाओ ना गगन बेटे, तुम्हारे बहाने भी एक बार फिर चाय मिल जाएगी। छुट्टी के रोज अक्सर सब लोग पिकनिक पर या सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जाते थे। कई बार ऋचा के यह कहने के लिए आंटी जी और रिया भला फिल्म देखने चाह रही थी, वह किराए पर वीसीआर के ले आता था और रिया घर वाले फिल्म देखने ऊपर आ जाते थे। रिया का आना जाना तो खैर लगा ही रहता था। दोनों ही थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर लगे कि रिया उससे हद से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। फिर और अब शादी के बाद रिया ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? माना कि राजीव व्यस्त है और नवविवाहिता रिया के साथ उतना समय नहीं बिता पा रहा था जितना उसे बिताना चाहिए, लेकिन वह रिया की अवहेलना भी तो नहीं कर रहा था। रिया का समझना होगा और वह बगैर उसके मिले। गगन मुंबई 2 दिन बाद लौट आया, मगर उसने रिया से संपर्क नहीं किया। 2 सप्ताह बाद रिया का फोन आया, आप कब आएंगे जीजा जी? कल रात को। तो फिर आप घर क्यों नहीं आए? मैंने कहा था कि आप यहाँ आ सकते हो। रात के 11 बजे थे शिवा, आपके घर में तो कहीं ना कहीं आता जाता हूँ। उसके रुखाई के कहा, आप तो यहाँ का ही घर है, आप यहाँ कहाँ हैं? ऑफिस में क्यों हैं? दूर न जाने का आराम नहीं किया, रात भर कर तो लिया, अभी एक मीटिंग जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर फोन बंद कर दिया। शाम को रिया का फोन आया, मगर उसने मोबाइल बजने दिया। कुछ देर बाद फिर रिया ने फोन किया, तब उसने बात की, मगर घर आने से उसने बात कर ली। आप कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं जीजा जी? रिया ने सुजले स्वर से, ऑफिस में काम छोड़कर पर्सनल कॉल रिसीव करना मना है, अभी तक यहाँ ऑफिस में है। हाँ, मुंबई जाने की वजह से काफी काम हो गया था, उसे खत्म करने के कई दिनों तक लग जाएगा।
खाना क्या करेंगे, भूख लगेगी तो यही मंगवा लेंगे, नहीं तो घर जाते कुछ खा लेंगे। कहीं क्यों आ जाओ ना जीजा जी मेरे साथ, और लोग रुके हुए हैं। रिया, हम सब इकट्ठे काम करते हैं, खाना भी तो इकट्ठे ही खाते हैं। अच्छा तुम मुझे काम करने दो। शुभ रात्रि। उसके बाद कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। रिया का फोन आए कि चंडीगढ़ के पापा आए हुए थे और आपसे मिलना चाहते हैं। अंकल से मिलने का लोभ गगन संभरण न कर सका और शाम को उनसे मिलने रिया के घर गया। कुछ देर बाद रिया खाना बनाने रसोई में चली गई। तुमने क्या नौकरी बदल ली है गगन? अंकल ने पूछा। रिया की बता रही थी कि अब तुम बहुत व्यस्त रहते हो। पहले तो तुम समय पर घर आ जाते थे, तरक्की होने के बाद काम और जिम्मेदारियां तो बढ़ती हैं। अंकल तुम्हारी बड़ी ही जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ। गगन अंकल ने आग्रह किया कि रिया का ख्याल भी रख लिया करो। राजीव बता रहा था कि तुम्हारे मिलने से उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन तुम भी एक बार आने के बाद व्यस्त हो गए और रिया ने अपने एक कदम नकारा समझना शुरू कर दिया। असल में मैं राजीव को फोन करने पर यहीं आया हूँ। अगले कुछ महीनों तक उस पर काम का बहुत ही ज्यादा दबाव है और ऐसे में रिया का उदास होना उसके तनाव में भी ज्यादा बढ़ा देता है। अतः ये चाहता हूँ कि कुछ अरसे के लिए रिया अपने साथ ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी आंटी है मुमकिन नहीं समझते। राजीव ने माता पिता को साफ कहा था कि राजीव की शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं कि पत्नी उसके खाने पहनने का ख्याल रख सके। ऐसे में तुम ही बताओ, हमारा उसे ले जाना उचित होगा, मगर बेचारी रिया कब तक टीवी देखकर पत्रिकाएं पढ़कर समय काटे। आस पड़ोस में कुछ हम उम्र नहीं है, वह तो अंकल मेरा ही आना भी अवसर हो सकता है। उससे असहाय भाव से फिर से वह उसे फोन पर ही बात कर सकते हैं। ये तो रोज ही कर सकता हूँ, तो जरूर किया करो बेटा, उसका अकेलापन कुछ तो कम हो जाएगा, अंकल ने मनुहार स्वर से कहा। घर लौटने के बाद गगन को भी अकेलापन खलता था, अतः वह रिया को रोज रात को फोन करने लगा। वह जानबूझकर व्यक्तिगत बातें न करके इधर उधर की बातें करता, चुटकुले सुनाता था, किब्ज पूछता था। एक दिन जब किसी बात पर रिया ने उसे गन्नू जीजा जी कहा तो वह पूछे बगैर न रह सका, तुम्हें ये नाम कैसे मालूम है? रिया, रिचा के बताने को सवाल ही नहीं उठता। वह सब पका गई। एक बार आप दोनों ने बातें करते सुन लिया था, छिपकर। जी कुछ कुछ रुक कर बोली। उस रोज छिपकर आपकी और पापा की बातें भी सुनी थी। जीजा जी आप कह रहे थे कि आप शादी करेंगे, मगर जब सोनू बड़ा होगा तो आप दुनिया बसा लेंगे। अगर उसमें अभी कई साल है जीजा जी, आप कब तक अकेलापन झेलते रहेंगे? मैंने तो आप जब आपसे को देखा तो तब से चाहा है, तभी से आपकी ही हर पसंद नापसंद मालूम है। अब आप ही अकेले हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? चले आते हो आप मेरे पास, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रिया, गगन चिल्लाता है। 6 फुट के पति रहते हुए खुद को अकेली कह रही हो। 6 फुट के पति के पास मेरे लिए 6 पल भी नहीं है। जीजा जी घर बसाने नहाने सोने के आते अपने संबंध कब बने थे याद नहीं। अब आप तो हाँ में होती है, शिकायत करती हूँ तो कहते हैं कि अभी 1-2 महीने तक यहाँ तो मुझे ही बर्दाश्त करो या मम्मी पापा के पास चली जाओ। आप ही बताओ, ये कोई बात हुई? बात तो खैर नहीं हुई, लेकिन इस सिवा समस्या का कोई हल भी तो नहीं है। जो मैं आपको समझाया एकदम अनैतिक, जिससे किसी भी मानसिक अथवा आर्थिक दुष्प्रभाव न पड़े, जिससे किसी का सुख मिले या काम अनैतिक हो, कैसे हो सकता है? रिया ने बात काटी। आप सोचिए मेरे सुझाव पर। जीजा जी, गगन ने सोचा, ले जाओ जरूर, लेकिन यहाँ रिया को भटकने को कैसे रोका जाए? राजीव जानबूझकर अवहेलना नहीं करना चाहता था, फिर वह उसे शादी पहले बता दिया था, लेकिन रिया यह अपेक्षा करना था कि सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करे उससे प्रति ज्यादती होगा। रिया को नौकरी करने का कोई कोर्स करने का कहना भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि मन चले तो हर जगह सोते हैं। अड़हल रिया भटक सकती थी, इसके पहले ही कोई हल निकल पाता। उसकी मुलाकात अचानक राजीव से हो गई। राजीव उसके ऑफिस में फैक्ट्री के लिए सरकार के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मांगने आया था। गगन उसे संबंधित अधिकारी के पास ले गया और परस्पर परिचय करवाने लगा। बोला, जब एक मनोज साहब तुम्हारी याचिका में निर्णय लेते हैं तब तुम मेरे कमरे में चलो। राजीव कुछ जरूरी बात करने राजीव को असमंजस की स्थिति में देखकर मनोज हंसा। बेफिक्र रहो, जाइए, गगन बाबू के साथ आए हैं तो आप काम तो बस सबसे पहले करना होगा। कुछ देर बाद मंजूरी कागज गगन बाबू के कमरे में पहुंचता है और राजीव चेहरे पर राहत के भाव उभरे। अगर वेस्ट वाटर पाइप को लंबा करने की अनुमति मिल जाती है तो मेरी कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी जीजा जी, और काम समय में कुछ पहले ही पूरा कर दूंगा। अगर मैं ये प्रोजेक्ट समय पर चालू करवा दिया तो मेरी तो समझिए लाइफ बन गई। कंपनी के मालिक मनीष साहब
ने हर एक योगदान श्रेय वो मेरी तारीफ में जरूर करेंगे, जिस सुनकर वो कई बड़ी कंपनियां मुझे अच्छा ऑफर दे सकती हैं। राजू ने गगन के साथ चलते हुए बड़े उत्साह से बताया, यानी तुम फिर इतने व्यस्त हो जाओगे? एकदम तो नहीं, इस प्रोजेक्ट का सही चालू करने से समय इनाम मनीष साहब 1 महीने की छुट्टी और मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह टिकट होने का वादा कर चुके हैं। जब तक किसी भी प्रोजेक्ट की कागजी कार्रवाई चलती है तब तक मुझे थोड़ी राहत रहती है, फिर प्रोजेक्ट समय पूरा करने का काम चालू। लेकिन इस व्यस्तता को रिया कैसे खुश रखोगे? वही तो समस्या है जीजा जी, नौकरी वहाँ करना चाहती है और मुझे भी पसंद नहीं है। खैर किसी ऐसी जगह घर लेंगे जहाँ पड़ोस में अच्छा हो, फिर 2 साल बाद बच्चा हो जाने के बाद तो इतनी परेशानी नहीं रहेगी, मगर समझ में नहीं आ रहा फिलहाल क्या करूं। बस इस पाइपलाइन की समस्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से इतने तनाव में हूं कि उससे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूं। रिया स्वयं को उपेक्षित फील करने लगी है। पाइपलाइन की समस्या को समझो हल ही हो गई है। बस तुम रिया को क्वालिटी टाइम पे, यानी 2 जितनी बार हो उतने पास रहो, उसे महसूस करवाओ कि तुम सिर्फ उसी के हो। उसकी बेमतलब की समस्याओं को, बातों को अहमियत दो। यह क्वालिटी टाइम वाली बात तो खूब समझाई जीजा जी, यानी बरस की जिंदगी अच्छे से है, प्यार 2 बार दिन, लेकिन एक एहसास तुम्हें और अकेलापन कर देगा। राजू की उसकी शक्तियात फालतू नहीं है, उसकी तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। वह तो जीजा जी अब यह उसे बताता रहता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। ऐसे में नहीं समझेगी तो तुम ही कह रहे थे कि मनोज साहब सार्वजनिक रूप से तुम्हारे योगदान को सराहना करेंगे, तब तुम इस का श्रेय अपनी पत्नी को दे देना, बात उस तक पहुंच ही जाएगी। और बात झूठ भी नहीं, उद्यान समारोह में वह होगी, अतः स्वयं सुन होगी, क्योंकि जब रिया मेरी जिंदगी में आई थी मैं चाहता हूँ कि मैं खूब तरक्की करूँ और उसे सर्व सुख संपन्न गृहस्थी दे सकूँ। गगन ने राहत की सांस ली। उसने राजीव को व्यस्तता और पत्नी के प्रति दायित्व निभाने का तालमेल तो समझा ही दिया था। तो दोस्तों आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।